बिहार में अगर बहार है तो कई लोगों के लिए उस बहार का मतलब है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और कई लोग उन्हें सत्ता का पर्याय भी मानते हैं बिहार में, और कई लोग कहते हैं उन्हें सुशासन बाबू। और अब कई लोग कह रहे हैं कि सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार यानी बहार के पर्याय सत्ता पर से पकड़ खोते जा रहे हैं। और कई लोग इतना भी दावा करते हैं कि वो जनता दल यूनाइटेड जो उनकी बनाई हुई पार्टी है 2003 में, जिसका गठन हुआ था जॉर्ज फर्नांडिस और शरद पवार के साथ मिलकर, शरद यादव, माफ कीजिएगा, शरद यादव के साथ मिलकर उन्होंने ये पार्टी बनाई थी। और ये दावा किया जा रहा है कि बीते कुछ सालों से इस पार्टी पर भी उनकी पकड़ कमजोर होती जा रही है। सच क्या है ये जानने के लिए हमने आमंत्रित किया है हमेशा की तरह हमारे एक्सपर्ट श्री प्रशांत सिंह जी को। नमस्कार और स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत। जी धन्यवाद, नमस्कार। और जैसा कि आप सभी देखने वाले सिंह साहब को सुनने और देखने के लिए आते हैं, एक लंबा गैप हुआ क्योंकि ये भी कई व्यस्त थे बीच में और हम भी इस तरह से चर्चा नहीं कर पा रहे थे इनके बिना। लेकिन क्योंकि आज हमने इनको आमंत्रित किया है और आप सभी जो इतनी बड़ी संख्या में इनको देखने के लिए आते हैं, कैपिटल हेडलाइंस को देखने के लिए आते हैं, आप सभी का हम दिल से बहुत आभार और धन्यवाद इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही करना चाहेंगे, क्योंकि जब आप हैं तभी इस कार्यक्रम की सार्थकता है। सिंह साहब से समझें कि नीतीश कुमार की क्या स्थिति है, क्यों ये कहा जा रहा है कि वो पकड़ खोते जा रहे हैं, न सिर्फ बिहार की सत्ता से बल्कि अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड से भी। उसके पहले मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी रिपोर्ट 2-3 मिनट की आप देख लीजिए प्लीज। नहीं तय किया है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की हेल्थ उतनी बेहतर नहीं है। वो मुख्यमंत्री हैं लेकिन बिहार पर पकड़ खो रहे हैं। सिर्फ बिहार पर नहीं, वो अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पर भी पकड़ खो रहे हैं। कई लोग दावा करते हैं कि नीतीश कुमार नाम के प्रमुख हैं, पार्टी 4-5 दूसरे नेता चला रहे हैं, जैसा कि राबड़ी देवी का बयान अभी आपने सुना। इनमें संजय झा का नाम लिया जाता है जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का नाम लिया जाता है जो केंद्र में मंत्री हैं और पहले जेडीयू के अध्यक्ष रह चुके हैं, विजय चौधरी और अशोक चौधरी का नाम भी लिया जाता है जो बिहार में नीतीश कुमार के सहयोगी हैं। जब बीते साल संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तब कई लोगों ने दावा किया कि संघ भाजपा से जुड़े रहे संजय झा जो शाह के बेहद करीबी हैं, अब जेडीयू के नए कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। मतलब शाह के हाथ में जेडीयू की लगाम होगी। हालिया फैसले मसलन मणिपुर में बीजेपी। सर जब पड़ताल की बात है तो आपसे बेहतर कौन पड़ताल कर सकता है। 1974 से सक्रिय है नीतीश कुमार राजनीति में और आपकी नजर तब से ही उनकी पॉलिटिक्स पर है, आप बहुत करीब से उनको देखते हैं। दो तरह के दावे हैं, एक तरफ राबड़ी देवी का दावा है, वो कहती हैं कि ये भंगेड़ी हैं, भांग लेकर आते हैं। ये पिछले महीने ही उन्होंने कहा था जब नोकझोंक हुई थी सदन के अंदर और बाहर आकर राबड़ी देवी इस तरह कह रही थी। तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं नीतीश कुमार के साथ, वो कह रहे हैं उनके स्वास्थ्य की ऐसी स्थिति है कि हम केवल भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि वो कंट्रोल लूज कर चुके हैं, ना पार्टी पर कंट्रोल है ना बिहार पर कंट्रोल है। दूसरी तरफ इनके बेटे हैं, बेटे निशांत कुमार जिन्हें सक्रिय करने की कोशिश की जा रही है, वो कह रहे हैं बिल्कुल फिट हैं। और कई उनके समर्थक भी तस्वीर जारी करते हैं। एक तस्वीर जारी की गई थी जब कल वो गंगा पुल पर निरीक्षण करने गए थे, फिर बरसात हो रही थी, अभी दिखाया कि बड़ी तेज हवा चल रही है, छाता उड़ रहा है और नीतीश कुमार अपने छाते को संभाल के बीच में बिल्कुल हालचाल लेने के लिए आ गए। तो दो तरह के दावे, दो तरह की बातें, सच क्या है ये आप बताइए। देखिए, निश्चित रूप से जो बात है, असलियत तो यही है कि नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य में गिरावट है और काफी हद तक गिरावट आई है। और उनके बहुत करीबी से करीबी लोग भी अनौपचारिक रूप से, क्योंकि औपचारिक रूप से कोई बयान नहीं देना चाहता है और कोई सार्वजनिक रूप से इस चीज को नहीं स्वीकार करना चाहता है। इसके पीछे कई कारण हैं जो हम आगे चल के बताएंगे। लेकिन जो आप प्राइवेट टॉक्स करें उनसे, तो व्यक्तिगत बातचीत में वो स्वीकार करते हैं कि उनके स्वास्थ्य में काफी गिरावट आई है, उनकी याददाश्त कमजोर हुई है और कभी-कभी वो बहुत नॉर्मल नहीं रहते हैं जैसा कि पहले का नीतीश कुमार को देखा गया है। और एक चीज और है कि हाँ, कभी-कभी बिल्कुल नॉर्मल भी रहते हैं, बहुत फिट भी नजर आते हैं। तो ये उतार चढ़ाव का फेज है, एक ट्रांजिशन फेज है उनके स्वास्थ्य में। अब ये तो हम कह सकते हैं, जो दो तरह की बातें जो आती हैं सामने, तो उन चीजों को मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि ये स्वास्थ्य जो है अपने आप में एक लड़ाई लड़ रहा है कि ठीक रहें या नीचे जाएं।
गिरावट हो। तो इस तरह की फेज में अभी हैं, एक चीज तो ये बात है। लेकिन अब है कि जनता दल यू में कोई भी नेता ऐसा नहीं है, चाहे ललन सिंह हो, वो चूंकि अपर कास्ट से आते हैं, और जनता दल यू का जो जनाधार है वो पिछड़ा और अति पिछड़ा गैर यादव ओबीसी वर्ग है। उसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों समाज शामिल है। तो उस पर पकड़ ललन सिंह का तो हो ही नहीं सकता है, भूमिहार जाति से आते हैं। विजय चौधरी या संजय झा इन लोगों का भी नहीं हो सकता है, ये लोग अपर कास्ट से आते हैं। अशोक चौधरी दलित वर्ग से आते हैं और दलित वर्ग में उनका खुद का पकड़ नहीं है, और ओबीसी पर तो पकड़ होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो ये जो इर्द गिर्द है नीतीश जी के काफी क्लोज हैं, मतलब जो 4-5 लोग ये लोग चला रहे हैं सरकार को भी और पार्टी को भी, और नीतीश जी के सबसे खासम खास मददगार हैं, एक तरह से सहयोगी। तो उन लोगों की पकड़ नहीं है, तो वो लोग चाहते हैं कि जितना लंबा खींच सके उतना नीतीश जी को लंबा खींचा जाए, ताकि जैसे व्यवस्था बनी हुई है वैसे यथावत चलती रही, यथा स्थिति बनी रहे। इसके पीछे एक कारण मेन ये है। दूसरी चीज, आपने कहा कि राबड़ी देवी जी ने कहा कि भंगेड़ी हैं। अब तो उनके पति देव जी पर भी कहा जाता है कि वो शराब पीकर संसद में जाते थे। कुछ लोग कहते हैं इस तरह की बातें। उनके बेटे पर भी कुछ इस तरह की बातें लोग कहते हैं। और उनके बेटे का जो वजन अचानक इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, उनके कमर में दर्द आ जाना, इतना यंग और इतना युवा नेता है, तो बहुत सी बातें बहुत सारे लोग करते रहते हैं। तो पहले अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, यानी अपनी ओर भी थोड़ी सी देखनी चाहिए। इन सब व्यक्तिगत चीजों का कोई महत्व नहीं है। बहुत लोगों की आदत अपनी अपनी अपने ढंग से होती है, उन सब चीजों को छोड़ दिया जाए। लेकिन हाँ, सार्वजनिक पद पर हैं और प्रदेश के मुखिया हैं, तो उनके स्वास्थ्य पर जो चिंता है वो स्वाभाविक है। और कहां तक फिट है, कहां तक नहीं है, इस पर चर्चा हो तो इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक फिगर हैं और ये स्वाभाविक है कि जनता को जानने का भी हक है। जी जी बिल्कुल सर, जनता को जानने का हक है। और खासतौर पर नीतीश कुमार जिस तरह के नेता रहे हैं, बिहार को एक डायरेक्शन तो जरूर उन्होंने दिया है। और जिस तरह उन्होंने अपनी पार्टी को भी बनाया, पहले वो समता पार्टी में थे, उससे पहले वो जनता दल में थे, उसके बाद समता पार्टी में आए, समता पार्टी से फिर उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को बनाया और पॉलिटिक्स के बड़े महारथी। कई लोग चाणक्य आज अमित शाह साहब को कहते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति को अगर देखा जाए तो असल चाणक्य कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हैं। क्योंकि एक समय जब राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की जो पकड़ थी बिहार में, लगता नहीं था कि उनको कोई हिला पाएगा, लेकिन ये नीतीश कुमार का ही दम था और उनकी पीछे पीछे भारतीय जनता पार्टी चली। और भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में भी जानती है कि अगर नीतीश कुमार हट जाते हैं तो ये जो चुनाव आने जा रहा है 2025 का, ये आसान नहीं होगा। और जैसा आप खुद भी बता रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि नीतीश बने रहें, और जैसा आप बता रहे हैं कई लोग ये तुलना करते हैं जैसे पुराने जमाने के बल्ब हुआ करते थे, वो एकदम कई बल्ब फ्यूज हो जाते थे और कई बल्ब फ्यूज नहीं होते थे, थोड़ा उनका फिलामेंट जलता रहता था, कभी वो भुक भुक करके जलते थे, फिर लंबे टाइम तक वो बल्ब काम भी कर जाते थे। तो कई लोग उससे भी तुलना कर रहे हैं नीतीश कुमार साहब की। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि असल बात क्या है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड को कौन चला रहा है? नीतीश कुमार, कभी याददाश्त रहती है कभी नहीं रहती, फैसले कौन ले रहा है? क्योंकि जिस तरह उन्होंने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, उसके तुरंत बाद वक्फ अमेंडमेंट बिल था, तमाम तरह की खबरें मीडिया में फ्लोट की जाती हैं कि अमित शाह साहब उससे पहले, ठीक पहले जब संसद में बिल पर चर्चा हुई, बिहार आए थे और उन्होंने कोई एश्योरेंस दिया। क्या आपके पास क्या जानकारी है? क्या वाकई कोई एश्योरेंस मिलने के बाद ही वो सपोर्ट करने गए, या उन्होंने तय कर रखा था नहीं मुझे सपोर्ट करना है, या उन्होंने तय किया था, या बाकी के पार्टी के नेता? क्योंकि लोग ये भी दावा कर रहे हैं सिंह साहब कि अगर नीतीश कुमार दाएं बाएं करते हैं भारतीय जनता पार्टी से तो जेडीयू टूट सकती है। देखिए, हाँ, टूटने की बात तो है कि टूट सकती है, लेकिन वो उस तरह के रिस्क भाजपा नहीं ले सकती है। भाजपा यदि जेडीयू को तोड़ लेती है, तोड़ने के लिए तोड़ लेगी और सरकार भी बना लेगी, जैसे कि महाराष्ट्र में भाजपा ने किया, या कर्नाटका में एक बार कर चुकी थी, मध्य प्रदेश में एक बार कर चुकी थी। तो बिहार में लेकिन इस तरह का करती है भाजपा, तो उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। आगे के चुनाव में वो नहीं जीत पाएगी, आप विश्वास कीजिए।
और ये भाजपा बहुत अच्छी तरह जानती है, खास करके भाजपा के जो टॉप लीडर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं और वो इस तरह का रिस्क नहीं लेंगे। नीतीश कुमार को नाराज करके राजनीति में पकड़ नहीं मजबूत कर सकते हैं, उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी, एक चीज। दूसरी चीज आपने कहा कि फैसले लेने में, ठीक है, फैसले लेने में ललन सिंह या संजय झा, खास करके संजय झा, अशोक चौधरी और विजय चौधरी जी, इन लोगों का काफी प्रमुखता रहता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार जी एकदम ही अलूफ हैं, ये भी नहीं है, एकदम साइडलाइन है, ये भी नहीं है। नीतीश कुमार जी के सामने बैठकर ही फैसला लिया जाता है और उसमें उनकी सहमति रहती है। ठीक है, उनकी जो पहले जो कैलिबर हुआ करता था, जो मेंटल कैलिबर था, वो नहीं है, थोड़ा सुस्त है। और तो उस हिसाब से उनको कोई चीज समझने में, जो अंदर की बातें मैं बता रहा हूं, जो कोई बातें उनको समझने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बातों को समझने में, फैसला लेने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन निर्णायक फैसला वही लेते हैं और बातों को समझ कर ही लेते हैं, ये भी बात है। तो वो चाहे ये वक्फ बोर्ड पर जो समर्थन देने की बात हो, या और पार्टी संबंधित बात हो, या सरकार संबंधित बात हो, वो सारे फैसले उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। हाँ, जो इनके सहयोगी हैं उनकी भूमिका पहले से, ऐसे तो कोई भी मुख्यमंत्री जब से बनता है, आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसका मतलब है कि आपका पूरा कैबिनेट आपका सहयोगी है और सारे लोग के सहयोग से आप सरकार चलाते हैं। लेकिन उसमें है कि हाँ, अभी की जो स्थिति है उसमें इन लोगों का सहयोगी का भूमिका थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है, ज्यादा इन लोगों को अलर्ट रहना पड़ता है, ज्यादा इन लोगों को समझाने की तरीके अपनाने पड़ते हैं, उनको उनके साथ धैर्य के साथ बैठ के उनको समझाया जाता है और उनकी समझ में आ जाती है बात, फिर फैसला हो जाती है। जी जी, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड को आज भी नीतीश कुमार चला रहे हैं, नीतीश कुमार ही उसके बॉस हैं। हालांकि ये जो इनके स्वास्थ्य की खबर है, इसको भी कई लोग सिंह साहब ये कहते हैं कि ये मीडिया में ज्यादा चलाया जा रहा है, जितनी दिक्कत नहीं है उससे ज्यादा बातें की जा रही हैं, क्योंकि लोग याद दिलाते हैं कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वाला जो साल था वो ममता बनर्जी से मिले, अरविंद केजरीवाल से मिले, और कांग्रेस जो काम नहीं कर पा रही थी वो नीतीश कुमार ने करके दे दिया। एक प्लेटर में उन्होंने इंडिया गठबंधन को बना दिया और तेजस्वी हर जगह उनके साथ घूमते थे। तब तेजस्वी ना इनके स्वास्थ्य की बात करते थे, उस समय प्राइम मिनिस्टर बात करते थे, क्योंकि उन्होंने एक विधानसभा में इस तरह का बयान दिया था, आपको याद होगा, कुछ सेक्स एजुकेशन को लेकर वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी से उनके मेंटल हेल्थ और हेल्थ को लेकर बात शुरू हुई। लेकिन जैसे ही वो दोबारा एनडीए में लौटते हैं, इंडिया गठबंधन में, क्योंकि लोग दावा करते हैं कि उनको जैसा वो सम्मान चाह रहे थे नहीं मिला तो वो वापस आ गए, तो अब दूसरे खेमे ने जो उनके पीछे पीछे चल रहा था या उनके जरिए केंद्र की सत्ता में आने का सपना देख रहा था, तो उन्होंने ये बातें करना शुरू कर दिया। तो आपको क्या इन आरोपों में भी कोई दम लगता है कि नीतीश कुमार कमोबेश उसी हेल्थ में है, लेकिन विरोधी उनको बीमार बताने पर तुले हुए हैं? जी हाँ, उसी हेल्थ में है, लेकिन विरोधी लोग जो हैं वो कुछ उसको बहुत ज्यादा, मतलब आउट ऑफ प्रोपोर्शन उसको बढ़ाकर बोल रहे हैं। और इसके पीछे स्वाभाविक कारण है, क्योंकि देखिए तेजस्वी जी जो हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, राजद जैसी मजबूत जनाधार वाली पार्टी के नेता हैं, और उनका एक कोशिश है कि जितना ज्यादा इनकी इमेज को खत्म किया जाए। जैसे तेजस्वी जी का एक शब्द और सुनिएगा, अचेतता अवस्था में है, मुख्यमंत्री जी अचेत हैं। ये जो शब्दावली है ये जानबूझकर गढ़ी जा रही है कि इस तरह का जो उनको ऐसा लगता है कि ये बात जब गांव-गांव में, जन-जन में फैल जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी, तो जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं वो शिफ्ट करेंगे राजद की तरफ, ऐसा उनको लगता है। इसलिए इसके प्रति वो कुछ ज्यादा ही अलर्ट हैं और ज्यादा इस पर काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। वो और उनकी पूरी पार्टी के लोग इस पर फोकस कर रहे हैं। तो एक बात ये है। दूसरा बात कि प्रशांत किशोर हैं, एक नई पार्टी उन्होंने बनाया है, जनसुराज पार्टी। 2015 में नीतीश कुमार जी को ये रणनीतिकार थे चुनाव में, तो वो थोड़ा सा ज्यादा एरोगेंट वे में वो भी बोलते हैं। कल उनकी रैली थी तो उसमें ज्यादा एरोगेंट वे में बोल गए कि जो किसी का शादी करा सकता है वो श्राद्ध भी करा सकता है, ये एरोगेंसी है।
नीतीश कुमार जी का अपना जनाधार था, आपके जिताने से वो नहीं जीत जाते। हाँ ठीक है, आपने आंकड़े दिए, उनके नारे कैसे बनने चाहिए वगैरह वगैरह, नहीं तो आपने यूपी में खटिया लुटवा दी राहुल गांधी की, ये भी तो आपके साथ है। लेकिन वो भी देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि नीतीश जी की छवि को, व्यक्तिगत छवि को जितना ज्यादा कमजोर किया जाए, और इसलिए वो भी इस पर फोकस कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल ही बीमार हैं। इस पर वो भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जी जी, मैं सर यही प्रशांत किशोर का आपने अच्छा जिक्र छेड़ा। एक दौर में नीतीश कुमार के घर में प्रशांत किशोर रहते थे। केसी त्यागी दावा करते हैं कि हम 50 साल से नीतीश कुमार के साथी हैं, नीतीश ने हमें वो सम्मान नहीं दिया जो प्रशांत किशोर को दिया। प्रशांत किशोर सार्वजनिक तौर पर उनको पिता तुल्य बताते थे, और ये दावा जिसका आपने जिक्र किया, उन्होंने बताया कि 2015 में जब उनका एक तरीके से राजनीतिक तौर पर वो समाप्त हो गए थे, तो मैंने उनका रिवाइवल किया। लेकिन क्या वाकई ऐसी बात है? बाकी पॉलिटिकल पंडित इसको कहते हैं कि चाहे प्रशांत किशोर साथ में हो या नहीं, आज की तारीख में भी अगर नीतीश कुमार लालू यादव के साथ हाथ मिला लेते हैं तो ये एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये सारे राजनीतिक समीकरण को उलट पुलट कर देगा। इसको भारतीय जनता पार्टी ने भी माना है कि जिस तरफ दो प्रमुख संगठन, दो ताकतें होंगी, यानी बीजेपी जेडीयू साथ में हो या आरजेडी और जेडीयू साथ में हो, जो दो ताकतें एक साथ मिल जाएंगी बिहार में, उसका राज होगा। तो प्रशांत किशोर वाकई ये कहने की हैसियत में है, या उनके साथ रहने में जीत मिल गई तो इसलिए उनके पास ये मौका है? देखिए, उनके जीत मिल गई इसलिए वो प्रशांत किशोर वो अपनी पीठ अपने थपथपा रहे हैं, अदरवाइज ऐसा कोई कारण नहीं है। नीतीश जी का जो जनाधार है मोटा मोटी 15% लगभग बहुत इंटैक्ट है उनके साथ, और जो राजद का जनाधार है लगभग 27-28% इंटैक्ट है। और जब दोनों ये वोट बैंक मिलते हैं तो कुछ और वोट जो है, जो इधर उधर स्विंडलिंग है, जो फ्लोटिंग वोट्स है, वो भी इनके साथ जुड़ जाता है। और इसलिए हम तो यहां तक कह सकते हैं कि उस टाइम अगर एक बार वो दोनों एक साथ हो जाएं और प्रशांत किशोर को ही अपना रणनीतिकार बना ले भाजपा, तो भी भाजपा 50 की सीट संख्या नहीं पार कर पाएगी। तो ये स्थिति है दोनों की, इसलिए ये बड़बोलापन ही है प्रशांत किशोर का। और प्रशांत किशोर को सम्मान नीतीश जी ने भी दिया, उसके पहले भाजपा ने भी सम्मान दिया था, और 2014 में वो भाजपा का रणनीतिकार बनाए गए थे। लेकिन वो अति महत्वाकांक्षा के बीमारी से ग्रस्त हैं खुद, और जो अति महत्वाकांक्षी होता है राजनीति में वो सफल नहीं होता है। सुब्रमण्यम स्वामी इसके ज्वलंत उदाहरण है। आप महत्वाकांक्षी बने वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब आप अति महत्वाकांक्षी हो जाते हैं राजनीति में, तो समझ जाइए कि वहां से फिर पतन की शुरुआत हो जाती है। तो इसलिए ये भी तो चीज सोचना चाहिए, और प्रशांत किशोर जैसे पढ़े लिखे समझदार रणनीतिकार फलाना ठिकाना, उनको तो ये बात बहुत पहले समझ लेनी चाहिए थी। जी जी सर, बस एक आखिरी सवाल और मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो बताया जा रहा है, जो हेल्थ अपडेट दिया जा रहा है अनऑफिशियल, क्योंकि ऑफिशियल तो अभी तक कोई हेल्थ अपडेट नीतीश कुमार साहब के बारे में आया नहीं है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये फायदेमंद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये बात कह चुके हैं कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बने, और नीतीश कुमार अगर फिट एंड फाइन है तो उन्हें हटाना बड़ा मुश्किल होगा। तो क्या ये बीजेपी के फेवर में भी है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि चुनाव लड़ा जाएगा नीतीश के नेतृत्व में, लेकिन ये कोई नेता नहीं कह रहा है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री यही होंगे। नेतृत्व चुनाव तक की बात की जा रही है, बाद में क्या होगा ये कोई नहीं कह रहा है। नहीं, मैं एक लाइन में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत विश्वास के साथ मैं आपको बता सकता हूं कि नीतीश कुमार जी जब तक चाहेंगे, भाजपा या कोई भी व्यक्ति उनको मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा सकता। एक ये आप इस चीज को प्रमुखता से नोट कर लीजिए, और चुनाव बाद भी इस चीज को, मेरे बात को आप रिपीट करना चाहें तो अपने चैनल पर रिपीट कर सकते हैं। वो जब तक चाहेंगे मुख्यमंत्री रहेंगे, एक बात। और इसको मैं थोड़ा सा एलाबोरेट अगर करना होगा तो कहूंगा कि 2020 के चुनाव में 43 सीट आया नीतीश जी को, और नीतीश जी ने अपना एक तरह से कह दिया था कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। दोनों नेता भाजपा के टॉप लीडर्स हाइपर एक्टिव हो गए, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, और मना कर इनको कहा गया कि नहीं, मुख्यमंत्री पद का आप जाकर शपथ लीजिए।
ये स्थिति है भाजपा की। बाकी भाजपा में ठीक है, अपना मनोबल बनाए रखने के लिए कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा मनोबल बना रहे, कार्यकर्ता का भी दिल उदास न हो, इसके लिए कुछ कुछ चीजें लोग बोलते रहते हैं। कोई बोल देता है कि इनको उप प्रधानमंत्री बनाकर रिटायर करा दिया जाए, यहाँ के बिहार के राजनीति से रिटायरमेंट दे दिया जाए, सेंट्रल में उप प्रधानमंत्री बनाकर बहुत सम्मानित पोस्ट है, हालांकि निश्चित रूप से सम्मानित जगह है, उप प्रधानमंत्री बनना अपने आप में गौरव का बात है, लेकिन फिर भी भाजपा का टॉप लीडरशिप इस लाइन पर नहीं सोच सकता है जब तक नीतीश कुमार जी खुद जाकर बोले कि भाई अब हमको विराम दीजिए, आप नया एक मुख्यमंत्री का चयन कीजिए। जी जी सर, बिल्कुल आपका एक बड़ा ही निष्पक्ष विश्लेषण है और तमाम राजनीतिक पंडित जिस बात को कह रहे हैं आप उससे बिल्कुल अलग हटकर बात बता रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि बहुत बड़ी फोर्स है नीतीश कुमार। और ये देखा भी गया है कि 2020 में जिस नीतीश कुमार की सीटें सिर्फ 43 पर आ गई थी, अगर आप लोकसभा, क्योंकि लेटेस्ट चुनाव जो बिहार में हुआ है वो लोकसभा चुनाव है, जहां स्ट्राइक रेट के मुकाबले देखा जाए तो नंबर 1 पार्टी जेडीयू है जिसने 12 सीटें जीती, 16 सीटें लड़कर, जबकि भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें जीतकर 12 सीटें जीतकर आई, और आरजेडी को तो सिर्फ 4 सीटें और कांग्रेस को 3 सीटें मिली। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि 2020 पुरानी बात हो गई, 5 साल पीछे चला गया। आप लेटेस्ट चुनाव से आकलन करते हैं, जहां वोट परसेंटेज की बात हो या सीट जीतने की बात हो, नीतीश ने अपना दम दिखाया। अभी अगर आपसे आज की तारीख में प्रेडिक्शन करने के लिए कहा जाए, क्योंकि सर्वे बहुत सारे आ रहे हैं, सी वोटर ने तो साफ तौर पर कह दिया कि नंबर 1 नेता मुख्यमंत्री के तौर पर जिनको बिहार की जनता देखना चाहती है वो तेजस्वी यादव है। नीतीश काफी पीछे छूट गए हैं। आप आज की तारीख में, क्योंकि आप पटना में बैठे हैं, जमीन पर हैं, आप निष्पक्ष पड़ताल करते हैं, आपको क्या लगता है जेडीयू, नीतीश कुमार आज की तारीख में कहां खड़े हैं? देखिए, आज की तारीख में भी नीतीश कुमार जी वहीं खड़े हैं जहां पहले रहे हैं काफी वर्षों से, 2 दशकों से। यानी 2020 की स्थिति में 43 सीट में है, या फिर 2024 लोकसभा चुनाव की स्थिति में है जहां उनकी पार्टी नंबर 1 बनी? 2024 वाली स्थिति में है, बल्कि हम इससे भी ज्यादा कहेंगे कि 2010 वाली स्थिति में है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का वोटर ही नीतीश कुमार जी के खिलाफ 2020 में गया था, वो एनडीए के ही वोटर्स थे, तो इस तरह से उनकी सीटें कम हुई थी। लेकिन आज की स्थिति में 2010 रिपीट हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, 2010 में 215 सीटें आई थी एनडीए को, इस बार 200 आएंगी, लेकिन कमोबेश वैसी स्थिति है बिहार में, क्योंकि राजद के पास कोई ऐसी रणनीति नहीं है जो उस चीज को क्रिएट कर सके कि या जनता में विश्वास जगा सके कि राजद की या महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बिहार में सब कुछ अच्छा ही अच्छा नजर आएगा। ये विश्वास दिलाने की कुव्वत अभी तक डेवलप नहीं कर पाई है राजद, और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जी सिंह साहब, आपका तो माइंडसेट हमेशा क्लियर रहता है, और हमने 2024 में कैपिटल हेडलाइंस पर तमाम लोगों को दिखाया भी कि जो आपके प्रेडिक्शन थे नतीजे कमोबेश वैसे ही आए। आप तमाम सर्वे से, तमाम एग्जिट पोल से ज्यादा सटीक साबित हुए थे। हालांकि तमाम सारे डाउट आज की तारीख में नीतीश कुमार को लेकर हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपके मन में कोई डाउट है। पर सवाल है, आगे अभी टाइम है, क्योंकि नवंबर तक जाना है ये इलेक्शन, और अभी 3-4-5 महीने का समय है। क्या स्थिति परिस्थितियां बदलेंगी, हम लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे। और एक दिन मैं चाहूंगा कि सर, तमाम लोग हमसे सवाल करते हैं, जानना चाहते हैं, वो आपसे सुनना चाहते हैं कि ये जो छोटे छोटे दल आ गए हैं बिहार में चुनाव के ठीक पहले, प्रशांत किशोर तो हालांकि 2-2.5 साल से मेहनत कर रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी पिछले साल ही उन्होंने बनाई है 2 अक्टूबर को। इनके अलावा भी कई सारे दल आ गए हैं, और कई दल ऐसे हैं जो चुनाव के टाइम सक्रिय हो जाते हैं, AIMIM जैसे दल। हम चाहेंगे कि किसी दिन आप समय निकालें कैपिटल हेडलाइंस के लिए, और इन सारे दलों की क्या भूमिका रहेगी, किसके पक्ष में रहेंगे, किसके विपक्ष में रहेंगे, इनके आने से किसे फायदा होगा, नहीं होगा। एक दिन कांग्रेस पर भी आपसे चर्चा की जानी है, जिसने एक उम्मीद जगाई थी, जहां पप्पू यादव, अल्लावरू और कन्हैया कुमार की तिकड़ी इकट्ठे होकर एक नई दिशा देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बाद में देखा गया कि राहुल गांधी अभी हाल में, जो बिहार का उनका तीसरा दौरा था 3 महीने के अंदर, वो कह आए हैं कि वो आरजेडी के पीछे ही चलेंगे, लालू यादव के पीछे ही चलेंगे। तो बिहार में कांग्रेस के कैडर पर क्या असर होगा,
इंडिया गठबंधन के ऊपर क्या असर होगा, हम चाहेंगे कि अगर आप निकट भविष्य में समय दें तो इन पर भी चर्चा की जाएगी। सर, आप आए हमारे साथ, आपने इतनी अहम जानकारियां दी, आपका बहुत आभार, धन्यवाद। और सभी देखने वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और आप लगातार हमारे कार्यक्रमों को देख रहे हैं, सराह रहे हैं। कई लोग हमारे प्रोग्राम आकर देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, उनका भी शुक्रिया। और जो लोग हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका विशेष तौर पर, खास तौर पर आभार, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे इस चैनल को एक नई मजबूती मिलती है, हमारा आपका बॉन्ड भी मजबूत होता है। सिंह साहब, एक बार फिर आपका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।